नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए हम लोग मध्य प्रदेश बोर्ड के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पाठ जो है कि 27 का हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पाठ का क्या नाम है, हमारा जीवन और पर्यावरण। आइए हम लोग पहला अभ्यास प्रश्न में जो है कि पहला है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। बहुविकल्पी प्रश्न है। आइए हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, विघटनीय ठोस अपशिष्ट नहीं है, मतलब जो विघटन नहीं हो पाता है वो ठोस में क्या चीज़ नहीं है। क सब्जी, ख फल, ग कागज, घ पॉलीथीन। तो हमारा जो सही इसमें घ पॉलीथीन है, जो ठोस है, जिसका विघटन नहीं हो पाता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला हमारा जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला है, औद्योगिक अपशिष्ट क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। आइए हम उत्तर देख लेते हैं। औद्योगिक इकाई में किसी वस्तु विशेष के निर्माण होने पर जो शेष कचरा रह जाता है वह औद्योगिक अपशिष्ट कहलाता है। यह अपशिष्ट ठोस, तरल या गैसीय हो सकते हैं। देखिए, औद्योगिक निर्माण, जैसे कोई वस्तु का निर्माण हो रहा है तो उसके जो निर्माण होने पर जो कचरा बच जाता है वो क्या होता है, हमारा औद्योगिक अपशिष्ट होता है। यह कचरा हमारा ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है और गैस, तीनों रूप में हो सकता है। जैसे यहाँ दिया हुआ, कपड़ा रंगने में अधिक मात्रा में पानी चाहिए। जब यह पानी अपशिष्ट में छोड़ा जाता है तो इसमें कई रसायन मिले होते हैं। आइए हम लोग प्रश्न दूसरा देखते हैं। वस्तु निर्माण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। हम लोग उत्तर देखते हैं। वस्तु निर्माण की 3 प्रक्रियाओं से होता है। देखिए कि वस्तु का निर्माण कितनी प्रक्रियाओं से होता है, 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से होता है। इसमें पहला है संयोजन। इसको हम लोग देखते हैं, विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद तैयार करना संयोजन है। जैसे साइकिल के पहिए, हैंडल, सीट, चेन एवं अन्य भागों को जोड़कर तैयार करते हैं। आइए हम दूसरा भाग इसका, परिवर्तन। परिवर्तन में कच्चे माल को नए माल या अंतिम उत्पाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे वृक्ष को चीरकर लकड़ी बनाना। हम लोग तीसरा इसमें निष्कर्षण। निष्कर्षण में कच्चे माल में से 1 या 2 अवयव निकाल लिए जाते हैं। जैसे पेट्रोल से तेल अलग किया जाता है। आइए हम तीसरा देखते हैं। उद्योगों के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। हम लोग उत्तर देखते हैं। अधिकतर उद्योगों के निम्नलिखित 4 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं, 4 अवयव होते हैं। हम लोग पहला देख लेते हैं। इसमें पूंजी। प्रत्येक उद्योग को 2 प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। देखिए, पहला इसमें आवश्यकता क्या होता है, पूंजी का। प्रत्येक उद्योग में 2 प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। पहला भौतिक पूंजी, जिसे हम लोग संसाधन कहते हैं। दूसरा का आर्थिक पूंजी, जिसे हम लोग पैसा रुपया कहते हैं। हम लोग दूसरा देखते हैं, क्या चाहिए, कच्चा चाहिए, कच्चा माल चाहिए। दूसरा में क्या चाहिए, कच्चा माल। अधिकतर उद्योग प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रदत्त कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। देखिए, अधिकतर जो उद्योग होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों द्वारा कच्चा माल होता है उन्हीं पर निर्भर करते हैं। हमारा तीसरा क्या चाहिए, प्रौद्योगिकी चाहिए। वर्तमान में प्रौद्योगिकी के विकास से अत्यधिक औद्योगिक निर्माण हुआ है। हमारा चौथा क्या चाहिए, श्रम चाहिए। श्रम का संबंध कार्मिक शक्ति से है। श्रमिकों के समूह बनाए जाते हैं। देखिए, संघ मतलब जो मजदूर होते हैं उससे, उसका एक संगठन बनाए, समूह बनाकर काम कराया जाता है, जो अपने अपने कार्यों को मालिकों के साथ निर्धारित करते हैं, जो अपने अपने कार्य करते हैं मालिक के अनुसार। अब अगला हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आइए हम देखते हैं इसको। इसमें प्रश्न पहला है, कृषि एवं पशुपालन पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। आज कृषि में उत्पादन वृद्धि के लिए उर्वरकों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखिए, हम लोग कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं। रासायनिक उर्वरक यद्यपि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में लाभदायक है। देखिए, ये तो जो है कि खाद्यान्न तो बढ़ा देते हैं, लेकिन पर्यावरण पर ये हानिकारक प्रभाव डालते हैं। लेकिन ये खाद्यान्न बढ़ाने के साथ साथ क्या करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। सामान्यतः खेत में डाले गए कुल रासायनिक उर्वरकों का 60% अंश ही पौधों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। देखिए, जो हम लोग रासायनिक पदार्थ डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, 7% ही केवल जो कि पौधे ले पाते हैं और सब
नष्ट हो जाता है। अवशेष उर्वरक जो मिट्टी में रह जाते हैं वे वर्षा के जल में मिलकर खेतों के निकट स्थित तालाबों, नदियों या झीलों में पहुंच जाते हैं। देखिए जो 40% हमारा रह गया मिट्टी में, वो जल में मिल कहाँ चला जाता है, स्थित जो निकट में तालाब होगा, नदियाँ होगा, झील होगा, उसमें वो लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ ये उन जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। देखिए जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, जल प्रदूषण हो जाएंगे तथा मिट्टी में रिसकर भूजल को भी प्रदूषित कर देते हैं तथा मिट्टी में रिसकर धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं और वहाँ भी इसको क्या कहते हैं, प्रदूषित मतलब गंदा कर देते हैं। बढ़ती जनसंख्या का दबाव पशुधन पर भी पड़ रहा है। पशु उत्पादनों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखिए हमारी जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसका मांग किस पर बढ़ रहा है, पशुधन पर पड़ रहा है। इससे क्या हो, दिन प्रतिदिन पशु का मांग बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक इन उत्पादों की वृद्धि पर कठोर परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने पशुओं पर गहन शोध किया, जैसे अधिक ऊन के लिए उन्नत किस्म की भेड़ों का पालन, क्लोन निर्माण कर पशुओं का कृत्रिम प्रजनन। इससे जैविक विविधता को प्रभावित हो रही है, जिससे हमारा क्या हो रहा है, जैविक विविधता प्रभावित हो रही है। हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठोस अपशिष्टों के निपटारों की विधियों का वर्णन कीजिए। हमारा जो ठोस अपशिष्ट उसको हम लोग किस प्रकार से निपटारा कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, इसके बारे में बताना है। तो हम लोग देखते हैं ठोस अपशिष्ट के निपटारे की कई विधियां हैं। इसमें पहला है पुनः उपयोग। पहला कौन सा विधि है, पुनः उपयोग। यह प्राचीन विधि है जिसमें अवशिष्ट वस्तुओं को पुनः उपयोग के योग्य बनाते हैं। सभी धात्विक वस्तुओं को पिघलाकर नई वस्तुएं बन सकती है। शीशा और कागज 100% पुनः उपयोग योग्य है। देखिए हमारा शीशा और कागज क्या है, 100% पुनः उपयोग में हम लोग उसका कर सकते हैं। हमारा दूसरा है भूमि में दबाना। यह भूमि पर अपशिष्ट के निपटारे की अत्यंत प्रचलित विधि है। देखिए यह क्या था, भूमि पर क्या कहता है, अपशिष्ट को अंदर क्या कर दिया, दबा दिया जाता है, क्योंकि इसमें मुख्य खर्च केवल परिवहन का है। आधुनिक भूमि भराव में ठोस अपशिष्ट की पतली परतों में बिछाया जाता है। बीच बीच में मिट्टी की परत बिछाई जाती है और उससे बुलडोजर उससे ठोस बना दिया जाता है। आगे देख लेते हैं अगला तीसरा, कूड़ा खाद बनाना। क्या करना, कूड़ा का खाद बनाना। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट की छटाई की जाती है ताकि वहीं पदार्थ चुने जाए जिन्हें अपघटित किया जा सकता है, जैसे कागज, लकड़ी, पत्ते आदि। अपशिष्ट को इस प्रकार की परतों में रखते हैं कि सुगमता से वायु का संचार हो सके। थोड़ी पानी डाला जाता है ताकि अपघटन सुगमता से हो सके। कुछ दिन तक सामग्री या ढेर को ढक दिया जाता है। लगभग 3 सप्ताह के बाद इसे खाद में रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। देखिए उसको क्या कहते हैं, जो ठोस कचरा उसको हटाकर उसको क्या किया जाता है, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। 3 सप्ताह बाद उसको हम लोग खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम आगे देख लेते हैं। अगला है भस्मक। भस्मक में अपशिष्ट को जलाया जाता है। भस्मक में क्या क्या, अपशिष्ट को सीधे जला दिया जाता है ताकि इसका भार तथा आयतन कम हो जाए। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, भार भी कम हो जाएगा और आयतन मतलब जितना स्थान करता है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। इससे लगभग 90% अपशिष्ट नहीं हो जाते हैं। इसमें 90% अपशिष्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और प्रश्न तीसरा देखते हैं, पर्यावरण सहयोगी प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, समझाइए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। पर्यावरण सहयोगी प्रौद्योगिकी से आशय उस प्रौद्योगिकी से है जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाती है, जिसे आधुनिक प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। देखिए पर्यावरण प्रौद्योगिकी का तात्पर्य यह है जो कि हम ऐसे उद्योग चलाएं या विकास करें जो पर्यावरण को क्या करें, कम से कम नुकसान पहुंचाएं और हमें अधिक से अधिक क्या करें, मुनाफा दें। आधुनिक प्रौद्योगिकी उद्योगों को सुरक्षित व मितव्ययी बना सकती है। ऑटोमोबाइल उपयोग का कबाड़ अन्य धातुओं से मिश्रित कर नई धातु बनाने में उपयोगी हो सकता है। उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्रभावी रूप से पुनः उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। हमारा दूसरा उदाहरण देख लीजिए। उद्योगों की चिमनियों द्वारा हानिकारक उत्सर्जक वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। धूम्रमार्जन औद्योगिक संयंत्रों द्वारा हानिकारक गैसों तथा प्रदूषक तत्वों को दूर किया जा सकता है। हमारा तीसरा है
कुछ उद्योगों द्वारा रासायनिक अपशिष्ट नदियों तथा तालाबों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी में कई ऐसी तकनीकें विकसित हो गई हैं जिनसे इन अपशिष्टों के हानिकारक तत्वों को कम करके उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये हम लोग आगे देखते हैं। हमारा चौथा नंबर में है परिवहन क्षेत्र में सीएनजी का उपयोग बढ़ रहा है। मतलब यातायात के साधनों में क्या हो रहा है, हमारा सीएनजी का हम लोग उपयोग बढ़ा रहे हैं क्योंकि यह अन्य ऊर्जा स्रोतों के अपेक्षा न्यूनतम प्रदूषण फैलाती है। सीएनजी हमारा क्या करता है, कम प्रदूषण फैलाता है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं। पाँचवा, आधुनिक कंप्यूटर पर आधारित मशीनें सटीक तथा मितव्ययी सिद्ध हुई है। ये ऊर्जा बचाती है और न्यूनतम अपशिष्ट छोड़ती है। हमारा छठा है आधुनिक ऊर्जा संरक्षण के स्रोतों में कुछ पौधों की पत्तियों का उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जा रहा है। इस पर शोध भी जारी है। हम लोग आगे देखते हैं। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पर्यावरण मुद्दों का वर्णन कीजिए। हमारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पर्यावरणीय मुद्दा है, हम लोग उस पर क्या करें, आपस में चर्चा करके वर्णन करें। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। भारत में औद्योगिकीकरण 70 और तथा 80 के दशक में त्वरित हुआ। देखिए, भारत में औद्योगिकीकरण जो कि 70 तथा 80 के दशक में स्टार्ट हुआ। इसी के साथ कई संगठन, समितियां तथा विभाग स्थापित हुई। इनमें सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन दोनों ही शामिल है। शीघ्र तथा प्रभावकारी परिणामों के लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाए, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, फैक्ट्री संशोधन अधिनियम, केंद्रीय मोटर वाहन संबंधी नियम। जैसे यदि कोई फैक्ट्री अवशिष्ट का समुचित निपटारा न करके प्रदूषण का कारण बन रही है तो ये बोर्ड उसे बंद करने का आदेश दे सकते हैं। हमारा आगे स्थानीय स्तर पर नगर पालिका तथा नगर निगम अपशिष्ट के निपटारे में सीधी भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के लिए विभिन्न स्थानों पर बड़े कूड़ेदान स्थापित किए जाते हैं। प्रतिदिन इनको उठाने की व्यवस्था की जाती है। नगर मल जल नगर के दूरस्थ भागों में ले जाकर छोड़ा जाता है। अपशिष्टों के निपटारे में सामुदायिक भूमिका भी महत्वपूर्ण है। लोगों को सड़क या पार्कों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए और पानी जल जमाव नहीं होने देना चाहिए। यह हम सभी का अनिवार्य जिम्मेदारी है। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका लाइक करना है हमारी मेहनत का फल है। गर्ल्स के हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।